तो ये सारी चीज़ें जो है अब आप क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन में आ चुकी हुई हैं, तो इसलिए अब इस तरह की कोई भी 2 नंबर कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको इतना पता नहीं होता तो कुछ लोग आपसे रब्ता करते हैं, आप कहते हैं हम आपको कॉन्टैक्ट बना के देंगे। अपना माइंड सेट बना के आएँ कि शुरू में आपके पास 1000-2000 एक्स्ट्रा यूरोज़ हों। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का थोड़ा बता दें, क्योंकि वो एर्गो का मैंने भी देखा हुआ है 2020 में, आपको याद है, मुझे खुद तब बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। जब अपलोड कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स तब भी वो लीगलाइज्ड होने चाहिए या नहीं? अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज मेरे साथ अहमद भाई हैं। सबसे पहले तो अहमद भाई, मैनी कंग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेजुएशन। थैंक यू। सो अब आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें इसके अलावा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है। आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। सो राइट नाउ आई एम सर्चिंग फॉर जॉब। और ये शरोज़ भाई हैं, तो ये हर साल हमें एर्गो के दिनों में याद कर लेते हैं। तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे याद करते हैं। लेकिन ये सेशन बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को एर्गो के बारे में इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि डेडलाइंस करीब हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती रहती हैं और अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बताने वाली हैं। तो अहमद भाई, बेनिफिट्स प्रोसीजर पे तो सारी बात करते हैं, हम भी करेंगे, ये नहीं कि हम नहीं करेंगे, पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि थ्रू द ईयर्स, आपको 3 साल हो गए हैं अभी तक, तो थ्रू द ईयर्स जो चेंजेस आए हैं थोड़ी सी उन पर रोशनी डालें, और बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो चेंजेस, सबसे बड़ी चेंजेस ये आई हैं कि सबसे पहले जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे 2020 में, तो उस टाइम एज सच इतनी चीज़ें रिक्वायर नहीं होती थी एर्गो की तरफ से। सिंपल सा प्रोसीजर था, आपने सिर्फ एक स्टाम्प पेपर पे अपने फैमिली मेम्बर्स की सारी इनकम जो है मेंशन करवा के आपने सिर्फ वही सबमिट करवा देना होता था। लेकिन थ्रू आउट द ईयर्स, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बहुत कॉमन सेंस वाले हैं, तो जैसे जैसे लोगों ने उनको क्वेश्चन करते रेस करते रहे, एर्गो से इंफॉर्मेशन लेते रहे, उनको ईमेल्स करते रहे, तो उससे क्या हुआ कि उनको भी इंफॉर्मेशन होती रही कि हमारे यहाँ भी एक FBI का इदारा होता है। तो अब से इस साल से, पिछले साल से 2 सालों से तकरीबन, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रख दी है कि अब आपको FBI से प्रॉपर एक इनकम सर्टिफिकेट लेना होता है और उसी की ही अटेस्टेशन करवा के वही सबमिट करवाना होता है सिर्फ। तो उसी की बेसिस पे आपकी जो स्कॉलरशिप की पोजीशन है वो कंफर्म होती है। तो थोड़ा सा फिर ये भी बता देना कि अगर खिलाफ वर्जी करेंगे और वो भी बताएं। अच्छा, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जो है फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह किया था, उससे पिछले साल। बेसिकली 2 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर किस्म की जुगाड़ मौजूद है। आप इवन मोफा की अटेस्टेशन भी जो है वो गलत तरीके से करवा सकते हैं कुछ एजेंट्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो है अब क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन में आ चुकी हुई हैं, तो इसलिए अब इस तरह की कोई भी 2 नंबर कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक प्रॉपर सिर्फ ये सिस्टम करें कि आपका जो भी स्पॉन्सर है, आप FBI में उसका NTN बनवाएं, उसको रजिस्टर करवाएं और FBI के ऑफिस से उसका FBI का जो डॉक्यूमेंट है, जो इनकम सर्टिफिकेट है, वो निकलवाएं। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि इन केस अगर आपके फादर हैं और उनकी इनकम ज़्यादा है या उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसकी जगह पे अपनी मदर को एज अ स्पॉन्सर शो करा के, सिर्फ स्कॉलरशिप के केस में आप उनको FBI में रजिस्टर करा के आप उनका डॉक्यूमेंट जो है एज अ स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट या अपनी इनकम शो कराने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एर्गो में। तो बेसिक चेंज यही है, बाकी फर्दर जो डिटेल है वो आपको बता देते हैं। चलें, ऑन द फ्लिप साइड, थ्रू द ईयर्स अमाउंट भी बढ़ा है। तो चलें थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। तो अब आप थोड़ा बेनिफिट्स का बता दें कि कितनी अमाउंट इंक्रीज़ हुई है और इन हैंड कैश कितना मिलता है और बाकी सारा सब। अच्छा, तो शुरू में जब हम स्टार्ट में आए थे तब अराउंड 5400 यूरोज़ की अमाउंट मिलती थी। वो भी उस सूरत में कि अगर आप उनकी अकोमोडेशन नहीं लेते और थ्रू आउट द ईयर आप अपनी अकोमोडेशन डिसाइड करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर आके एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट शो कराना पड़ता था। ठीक है, तो क्योंकि थ्रू इन 2 सालों में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, तो इसलिए उन्होंने अमाउंट भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दिया। तो अब जो है अराउंड 7000 यूरोज़ मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स वुमेन फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, अगर वो स्टेम सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो उनको 10% या 20% इंक्रीज़ मिलता है, तो उनकी अमाउंट अराउंड 7200 यूरोज़ हो जाती है। तो अब इसमें ये बेसिकली 2 अमाउंट्स हैं। इसमें हाफ़ अमाउंट जो होती है वो आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट है और हाफ़ अमाउंट आपकी अकोमोडेशन अमाउंट है। तो अगर तो आप अपना यहाँ पर आके मिनिमम 10 मंथ्स का रेंट कॉन्ट्रैक्ट अपना सबमिट करवाते हो, तो फिर आपको वो पूरी फुल अमाउंट देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ अपना इनकम सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान में आपने बनवाया है वो सबमिट करवाओगे, तो आपको हाफ़ ऑफ द अमाउंट मिलेगी। और इसमें बेसिक जो चीज़ है वो आपको डेडलाइंस होती हैं, 3 या 4 डेडलाइंस होती हैं एर्गो की। एक अभी रिसेंटली अगस्त में आ रही है,
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। अगर आप डेडलाइन मिस करते जाएंगे तो इन द एंड जो फाइनल डेडलाइन है जो नवंबर में होती है, उसमें आपको सिर्फ फीस एग्जम्पशन मिलती है और आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट नहीं मिलती। तो इसलिए एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में प्रिपेयर करें और आगे जो फर्दर प्रोसीजर है वो हम आपको गाइड कर देते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी एक मसला होता है कि कुछ लोग, जब आपको इतना पता नहीं होता तो कुछ लोग आपसे रब्ता करते हैं, आप कहते हैं हम आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे। इवन ये मिलान में भी चीज़ होती है, हर जगह जहाँ पे तो उससे भी मसला होता है, तो वो भी थोड़ा बता दें। अच्छा, तो क्योंकि पाकिस्तानी, ये सिर्फ पाकिस्तानी होता है, महदूद नहीं है, मतलब एशिया और ये जितने भी हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो जहाँ भी जाते हैं तो कोई ना कोई जुगाड़ वाला तरीका उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ लोग कुछ अर्से से जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे भी फेक कह लो या टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट कह लो, इस तरह के डॉक्यूमेंट जनरेट कर देते हैं जो टाइम बीइंग आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपको नुकसान देते हैं। तो इससे बेहतर यही होता है कि आप एज सुन एज़ पॉसिबल आपका वीज़ा लगता है, आप जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर आएँ। स्टार्ट में आप टेम्पररी अकोमोडेशंस ले सकते हैं, आप किसी पाकिस्तानी के साथ भी रह सकते हैं अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार यहाँ पर रहता है, या अगर आप इवन शुरू के 10-15 दिन किसी होटल में, या जो स्टूडेंट हॉस्टल्स होते हैं कंपैरेटिवली थोड़े सस्ते हैं, तो उसमें भी आप रह सकते हैं। तो उस दौरान आप खुद से सर्च आउट करके आप खुद से जाके घर देखें, कमरा देखें, या इवन आपको शेयर अकोमोडेशन, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स शेयर अकोमोडेशन में रहते हैं, वो आप शेयर अकोमोडेशन ढूंढें और वहाँ से आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, जो इटालियन ओनर हो या जो भी ओनर हो, उससे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लें। जो यहाँ पे एक एजेंसी अंतराता यहाँ का एक इदारा है जो आपके जितने भी लीगल मैटर्स हैं टैक्सेस से रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसको डील करता है। उसकी वेबसाइट पर जाएं या उनके ऑफिस चले जाएं, वहाँ से उसको वेरीफाई करवाएं उस डॉक्यूमेंट को, और उसको बाद में वेरिफिकेशन के जमा करवाएं। तो इससे आपको जो है फ्यूचर इन लॉन्ग रन भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे रहना है, आपको यहाँ पे रहने के लिए यहाँ का परमिट चाहिए होते हैं, आपको रेजिडेंसा चाहिए होता है, इंश्योरेंस चाहिए होती है, और इन द लॉन्ग रन अगर आपको कल को कोई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है तो आपको उसके लिए भी हाउस का कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह की चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो 2 नंबर लोग बहुत हैं यहाँ पे, बताने वाले भी बहुत हैं, गाइड भी करते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ ठीक है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। तो बेहतर यही है कि जो प्रॉपर चीज़ें हैं वो डिस्कस करके यूनिवर्सिटी से डिस्कस कर लें या जो लीगल इदारे हैं उनसे डिस्कस कर लें, लेकिन जो प्रॉपर और ऑथेंटिक चीज़ें हैं सिर्फ वही करें। और पैसे बचाने के लिए अपने, क्योंकि लॉन्ग रन में जाहिर सी बात है अगर आप एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदते हैं वो आपको स्टार्ट में उनको पैसे देने पड़ते हैं। आप मिनिमम भी आप देख लो तो अगर छोटे से छोटी शेयर अकोमोडेशन भी हो तो 300 यूरोस तक मिनिमम मिलती है, और स्टार्टिंग में आपको तकरीबन 900 से 1000 यूरो इनिशियली देने पड़ते हैं, जिसमें एडवांस हो गया, रेंट हो गया, अगर आप एजेंसी के थ्रू ले रहे हैं तो उनके पैसे हो गए। तो इसलिए अपना माइंड सेट बना के आएँ कि शुरू में आपके पास 1000-2000 एक्स्ट्रा यूरोज़ हों जो आप यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकें, ताकि आप प्रॉपर अकोमोडेशन ले सकें। और इन द लॉन्ग रन, क्योंकि बाद में आपको पैसे वापस मिल ही जाने हैं अकोमोडेशन के भी, स्कॉलरशिप की सूरत में, तो वो आपके पैसे बन जाते हैं। लेकिन कोई भी 2 नंबर ही करने से बेहतर है कि आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करें। पर इस सारी चीज़ से बच सकते हो अगर आपको यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन मिल जाए। हाँ, पर उसके चांसेस कम होते हैं। हाँ, अगर अर्गो के केस में फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटीज़ में जो अकोमोडेशन के चांसेस हैं वो बहुत कम है, क्योंकि उनका एक तो कुछ मेरिट का इशू होता है, कुछ प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स इतने हैं, और बोलोनिया के अंदर तो वैसे भी क्योंकि स्टूडेंट्स इंटरनेशनल बहुत है तो अकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो अर्गो की अकोमोडेशन है वो फर्स्ट ईयर में तो मिलना मुश्किल है। तो लेकिन उसमें ये है कि आप टाइमली आओ तो कोई ना कोई आपको अकोमोडेशन की मिल जाती है। आप अगर इवन इन बोलोनिया में नहीं भी मिल रही तो बोलोनिया से थोड़े से बाहर के रीजन है, जैसे बोर्गो बनीगाला हो गया या आसपास के 1-2 सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, और आना जाना इतना मुश्किल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी गुड, सो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन टाइमली आएँ ताकि आप अपने प्रोसीजर को सारा खुद से कर सकें। और अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का थोड़ा बता दें, क्योंकि वो एर्गो का मैंने भी देखा हुआ है 2020 में, आपको याद है, मुझे खुद तब बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए जो उनमें कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं उनका बता दें, और उसके अलावा जो भी आप बताना चाहें। अच्छा, लास्ट ईयर से जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया ने ये कर दिया हुआ है कि पहले इनकी फ़ीस होती थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अराउंड 3,500 पर ईयर, तो वो उसकी हमें फ़ीस एग्जम्पशन मिल जाती थी व्हेन अप्लाइंग टू अर्गो।
तो उसके लिए हमें वही प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो FBR का डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ता था। लेकिन पिछले साल से इन्होंने क्या कर दिया कि हमें नॉन OEC कंट्रीज़ में डाल दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम अगर इन केस हम अपना सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर सकते तो भी हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। उससे ये होता है हमारी जो फ़ीस है वो रिड्यूस होके अराउंड 1200 यूरोज़ पर ईयर बन जाती है। तो वही चीज़ जो है अब इन्होंने अपने अर्गो वाले पोर्टल में भी ऐड कर दिया है। तो अब पिछले साल से अब जब भी अर्गो का पोर्टल बेसिकली आप जब साइन अप करते हो तो पहले वो आपसे पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो उस पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन में ही वो आपसे पूछता है कि आप ये OEC कंट्री की एक लिस्ट है, उसमें आप बिलोंग करते हो या नहीं बिलोंग करते हो। ठीक है, तो अगर आप उसको यस कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि इन केस अगर आपकी वो रिजेक्ट हो जाती है या अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं जमा करा सकते तो आपकी जो फ़ीस है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होके जो भी 3000 या 3500 यूरोज़ हैं उनसे रिड्यूस होके वो 1200 यूरोज़ तक रह जाएगी। तो ये पहला बेनिफिट तो ये हो गया। इन केस अगर आप कहते हो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ लेकिन मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता किसी भी बिना पे, या आप लेट हो जाओ किसी भी वजह से, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। और उसी के साथ ही उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप कहते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है या अर्गो है वो आपका ईज़े बेस कैलकुलेट करके फिर आपकी फ़ीस उसके अकॉर्डिंगली मेंशन करे। तो नॉर्मली यही होता है कि हम जब यहाँ पे अपना FBR का डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो उससे यहाँ की एक ईज़ी वैल्यू जनरेट होती है और उस ईज़ी वैल्यू की बिना पर आपकी जो फ़ीस है वो डिसाइड होती है। तो नॉर्मली हमारी कंट्रीज़ का क्योंकि हमारा पर एनम जो ईज़ी है वो बहुत कम पड़ता है तो इसलिए हमारी फ़ीस एग्जाम्प्ट हो जाती है, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनकी फ़ीस कुछ हंड्रेड्स में रह जाती है। तो उस अगर ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर उनको जमा करवाने पड़ेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे जो आप पाकिस्तान से अपना FBR का डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, इन केस नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेकर आएंगे अगर आपके FBR के डॉक्यूमेंट वो मेंशन नहीं है। उसके अलावा आपका FRC चाहिए जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो आप नादरा से लेंगे, और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके मोफा टेस्टेड होंगे पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये मेजर रिक्वायरमेंट है इसकी अगर आप ईज़े बेस फ़ीस एग्जम्पशन प्लस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये सारे बेनिफिट्स वो उसमें पूछता है कि इसकी 3 बेसिक कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 सिंपल कैटेगरी है जो OEC कंट्रीज़ वाली है कि अगर आपने सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाना और सिर्फ आपने अपनी फ़ीस रिडक्शन लेनी है। अगर आप फ़ीस रिडक्शन के साथ फ़ीस अपनी एग्जाम्पशन भी लेना चाहते हो फिर आपको ये सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। और थर्ड वो पूछता है कि आपने कोई हमारी जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशंस हैं, मतलब जो बेनिफिट्स लेना चाह रहे हो अर्गो के, जिसमें फ़ीस एग्जम्पशन है या स्कॉलरशिप की अमाउंट है और प्लस अकोमोडेशन की अमाउंट है, तो फिर भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान वाले जो हैं ये पाकिस्तान वाले डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने पड़ेंगे। और यहाँ पे इटली में उन डॉक्यूमेंट्स को या तो आप खुद आ जाएं जल्दी तो वेल एंड गुड है, या यहाँ पे कोई भी आपका दोस्त या रिलेटिव जो एक्चुअल में मौजूद हो उसके नाम का आपको एक एफिडेविट पाकिस्तान में जनरेट करना पड़ेगा एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, और उसको भी मोफा टेस्ट करवा के ये चारों के चारों डॉक्यूमेंट्स आपको, या 3 डॉक्यूमेंट्स इन केस अगर आपका नो प्रॉपर्टी नहीं है और आपने FBR के डॉक्यूमेंट में ही अपना प्रॉपर्टी वाला मेंशन करवा दिया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे उस बंदे को भेजने पड़ेंगे। वो फिज़िकली जाएगा मिलान कौंसुलेट में या आइदर रोम एम्बेसी जो पाकिस्तान की एम्बेसी जो रोम में है, वहाँ जाके वो इन डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवाएगा। ठीक है, इन ट्रांसलेशन के बाद वो परफतूरा यहाँ का एक इदारा है, पुलिस आप उसको कह लें किस्म की, जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करता है, आपने वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाएगा, वहाँ पे उनकी लीगलाइजेशन होगी और फिर वो प्रॉपर एक सेट बन जाएगा पाकिस्तान वाले डॉक्यूमेंट्स का प्लस उनकी ट्रांसलेशन जो लीगलाइज होंगी। ठीक है, तो वो प्रॉपर एक 2 पेजेस डिफरेंट होंगे, पाकिस्तान वाला प्लस यहाँ वाला, तो वो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऑनलाइन ही अपलोड करने पड़ते हैं, और लेकिन कुछ केसेस में आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग भी सकते हैं, तो आपको उनको थ्रू पोस्ट वो डॉक्यूमेंट्स जमा भी करवाने पड़ते हैं। तो इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें कि जो बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स आपको भेज रहा है वो फिज़िकल फॉर्म में भी दे, खाली ऑनलाइन ना दे, क्योंकि ऑनलाइन भी खाली एडिटिंग हो जाती है। वो आपको डॉक्यूमेंट दे देगा, आप जमा करवा दोगे, लेकिन आपको नहीं पता कि वो डॉक्यूमेंट अथेंटिक है कि नहीं, तो इसलिए हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने लाजमी है। तो आपने तकरीबन सारा कुछ कवर कर लिया है। अब मैं आपसे 2 फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, ये उनकी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं, इसलिए आप शायद थोड़ा हंसेंगे सुन के। स्कॉलरशिप के लिए क्या एडमिशन ज़रूरी है? और दूसरा ये कि जब अपलोड कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स तब भी वो लीगलाइज्ड होने चाहिए या नहीं? हाँ, अच्छा,
पहला क्वेश्चन तो जनरल सी बात है कि एडमिशन तो जाहिर सी बात आपको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप बॉडी डिफरेंट है और एडमिशन बॉडी डिफरेंट है। एडमिशन आपका यूनिवर्सिटी बेसिकली करती है, और जो जिन स्कॉलरशिप्स पे हम लोग अप्लाई करते हैं वो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। वो मेरिट बेस्ड नहीं है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स का एक अलग कैटेगरी है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। तो जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स है उसकी यहाँ की रीजनल अथॉरिटीज़ होती हैं, हर रीजन के डिफरेंट है। तो जो बलोनिया रीजन है, मलिया रोमानिया रीजन है, उसकी अर्गो है, तो उनका डिफरेंट कैटेगरी है। तो इन स्टार्ट फॉर एग्जांपल जैसे कुछ स्टूडेंट्स लेट हो गए हैं अभी तक, जिनके एडमिशन उन्होंने लेट अप्लाई किए हैं और एडमिशन के रिज़ल्ट्स नवंबर तक आएंगे या सितंबर तक आएंगे, तो वो अपने एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और प्लस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका ये होगा कि उनका फिर क्योंकि रिज़ल्ट अनाउंस लेट होगा, एडमिशन लेट आएगा, तो उनकी जो डेडलाइंस हैं वो गुजर चुकी होंगी, और फाइनल जो डेडलाइन है वो नवंबर में होती है स्कॉलरशिप की। उसमें सिर्फ आपको फ़ीस एजम्पशन मिलती है, तो वो सिर्फ उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ फ़ीस एजम्पशन के लिए रह जाएगी, फिर वो स्कॉलरशिप के लिए नहीं रहेगी। तो जितना वो डिले होता जाएगा तो उसी कैटेगरी से आपके बेनिफिट जो हैं वो कम होते जाएंगे। तो एडमिशन तो आपको चाहिए, लाजमी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन आपका, डॉक्यूमेंट्स अपलोड जब करें हाँ, तो लीगलाइज्ड होने चाहिए या नहीं? हाँ, ये डिपेंड करता है। कोशिश करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज ही हों, तभी आप जमा करवाएं, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें यही मेंशन है कि आपने डॉक्यूमेंट्स करवानी है। इन केस अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट लेट है, आपने पाकिस्तान से लेट जमा करवाया है, तो और डेडलाइन बिल्कुल करीब है, 1-2 दिन रह गए हैं, फिर आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें जो पाकिस्तान वाला आपका ओरिजिनल है लेकिन मोफा टेस्टेड होना चाहिए, वो आप उनको लिख दें, और साथ में ही उनको एक स्क्रीवी का ऑप्शन होता है, उनमें उन्हें मेंशन कर दें कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में रेडी हो गए हैं, अभी यहाँ पे हमें कुछ दिन लग जाएंगे। तो वो आपको कोई ना कोई टाइम एक्सटेंशन दे सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो नहीं देते, क्योंकि उनकी ऑलरेडी काफ़ी डेडलाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी 1 सितंबर की डेडलाइन है जो सितंबर के स्टार्ट में है, जो उनकी पहली एक रैंकिंग लिस्ट लगती है, ठीक है। उसमें वो नाम मेंशन कर देते हैं, और इनके किसी वजह से आपका नाम रह जाता है, आपने अप्लाई किया लेकिन आपका नाम रह गया, तो वो आपको 15 सितंबर तक टाइम देते हैं कि आपके पास टाइम है, आप इस पे अपील कर सकते हैं। आप अपील करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला रह गया या आपकी किस वजह से यस नहीं हो पाया उस लिस्ट में नाम, तो आप दोबारा से अपील करके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। Okay. बस एंड पे अब एक दफ़ा स्टाइपेंड की टाइमलाइन बता दें कि किन महीनों में इंस्टॉलमेंट्स आती हैं। अच्छा, स्टाइपेंड का ये है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है अर्गो की, वो आपको तकरीबन दिसंबर के एंड में मिल जाती है या दिसंबर के स्टार्ट में, छुट्टियों से पहले आपको, वो सर्दियों की छुट्टियों से पहले आपको जो है ना दे देते हैं। तो लेकिन तब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर तकरीबन एंड ही हो रहा होता है, तो इसलिए जब भी आप यहाँ पर आएँ तो कोशिश करेंगे आपके पास कुछ ना कुछ पैसे हों, क्योंकि स्टार्ट के 2-3 महीने आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तकरीबन अब क्योंकि कैटेगरी चेंज हो गई है, मैंने इस साल की कॉल ऑफ एप्लीकेशन नहीं पढ़ी और अमाउंट भी इंक्रीज़ हो गई है, तो आई थिंक आपको 1500 तक यूरोस तक मिलते होंगे, क्योंकि हमारी दफ़ा में क्योंकि 5400 यूरोस थी, तो फर्स्ट अमाउंट हमें 1050 यूरोस की मिली थी दिसंबर में। उसके बाद आपको 9 क्रेडिट्स जो है वो पूरे करने होते हैं इन फरवरी, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा होता है, तकरीबन 32-35 क्रेडिट्स टोटल होते हैं, तो उसमें से 9 क्रेडिट्स आपके पास तकरीबन होने चाहिए, जो मैक्सिमम 1 या कुछ केसेस में 2 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो वो आप पास कर लेते हो तो फरवरी में आपके वो मार्क्स रजिस्टर हो जाते हैं, तो आपको फरवरी के मार्च में या मार्च तक आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो मिल जाती है। फिर वो तकरीबन होगी अराउंड अबाउट 2000 यूरोस, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको वो जून से अगस्त तक के महीने में आपको देते हैं। उसके लिए भी आपको क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, जो फर्स्ट ईयर में आपने टोटल 30 क्रेडिट्स करने होते हैं अराउंड 10 अगस्त तक। तो अगर आप वो जल्दी कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे जून से पहले कर लेते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपका मार्च से लेके अप्रैल मई के दरमियान हो जाता है, और जून में आपके पेपर्स हो जाते हैं सेकंड सेमेस्टर के भी। तो अगर तो आप फर्स्ट 2 सेमेस्टर में 30 क्रेडिट्स टाइमली पूरा कर लेते हैं तो आपको जून जुलाई में ही पैसे मिल जाते हैं। अदरवाइज़ उनकी डेडलाइन होती है कि 10 अगस्त तक आपने 30 क्रेडिट्स पूरे करने हैं, तो वो आप पूरे करें, और उसके बाद आपकी जो थर्ड अमाउंट है वो अगस्त के महीने में आपको मिल जाती है। तो मतलब ये है कि छुट्टियाँ आपको अगस्त में, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं और आपके पास स्कॉलरशिप के पैसे भी होते हैं, तो फिर आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो थैंक यू अहमद भाई, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब कुछ कवर हो गया है। अगर आपको लगता है अभी भी कुछ बाकी है तो वो बता दें, अगर नहीं
तो फिर कोई फाइनल सजेशन एक स्टूडेंट्स को दे दें। अब फाइनल सजेशन बस यही है कि आपको अक्सर लोग कहेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सिर्फ ऑनलाइन भेज दें, कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ पे लिंक्स हैं और हम बना देंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आपका जितना बड़ा से बड़ा लिंक हो, ना मिलान वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करके देगी ऑनलाइन, और ना रोम वैसे ही करके देगी, और इन दो अथॉरिटीज़ के अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो इनके जो कौंसलेट जनरल हैं उनकी तरफ से ही प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एक क्या कह लें कि मैसेजेस आए हुए हैं कि आपने इस तरह की कोई भी 2 नंबर तरीक़ों में नहीं पढ़ना। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हों, आप यहाँ पे कोई ना कोई स्टूडेंट ढूंढ लें, कोई सीनियर ढूंढ लें, ठीक है। कोई ना कोई स्टूडेंट लाजमी ऐसा मिल जाता है जो ये सब काम करवा रहा होता है। लास्ट ईयर तक हमारे भी काफ़ी जानने वालों ने ये काम किए हैं। तो लेकिन बेहतर ये है कि जो आपका जान पहचान वाला बंदा हो, आप उसको डॉक्यूमेंट्स अपने भेजें उसके नाम के अथॉरिटी लेटर के साथ, ताकि वो प्रॉपर प्रोसीजर करवाए, ठीक है। और फिर ही आप उस डॉक्यूमेंट्स को जमा करें। इनिशियली पैसे लगते हैं, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे भी खर्चे हैं। अगर तो जिस बंदे को आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं वो विद इन मिलान या विद इन रोम होगा, तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए कंपैरेटिवली कौंसलेट जाना या एम्बेसी जाना ईजी है। डॉक्यूमेंट्स का सारा काम करवाना कंपैरेटिवली इस सेंस में ईजी है, क्योंकि वो एक ही सिटी में सारे काम करवा लेगा। एज़ कम्पेयर टू अगर कोई दूसरा शहर से आता है तो ज़ाहिर सी बात है उसका आने जाने का ख़र्चा और इस चीज़ें लगती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें, लेकिन प्रॉपर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर फोकस करें। थैंक यू सो मच अहमद भाई। तो अब तो होपफुली आप लोग के ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, पर फिर भी अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेनी हुई तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अहमद भाई से पूछ लूँगा या अहमद भाई को ही कहूँगा डायरेक्टली उसका रिप्लाई कर दें। तो ओके, अब मैं कोशिश करूँगा आपको बाकी दिनों में भी याद करूँ। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।